नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और रोज सुबह 5 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं। हमारे करंट अफेयर्स में क्या रहता है, हमारे करंट अफेयर्स में डिटेल रहेगी, फिर आपको वन लाइनर मिलेगा और फिर आपको क्विज मिलेगा। देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स क्या है। तारीख है 25 मार्च। सबसे पहला करंट अफेयर्स है आपके नौसेना से जुड़ा हुआ। अगर हम नौसेना की बात करें तो अभी हाल ही में सुनील लांबा जी जो कि एडमिरल थे और नौसेना अध्यक्ष थे, वो हाल ही में अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो जिनकी जगह पर आपके वाइस एडमिरल करमवीर सिंह को नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अगर हम नौसेना की बात कर लें तो नौसेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो मतलब जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है एडमिरल ऑफ फ्लीट। एडमिरल ऑफ फ्लीट ये पोस्ट जो है, ये रैंक जो है, ये सबसे बड़ी रैंक है। ये आपके थल सेना के फील्ड मार्शल और एयरफोर्स के मार्शल, यानी कि फील्ड मार्शल आपका होता है थल सेना में, यानी कि आपकी आर्मी में फील्ड मार्शल, और आपका होता है एयरफोर्स में मार्शल। तो उसके बराबर की लेवल की रैंक है। दुर्भाग्यवश एडमिरल ऑफ फ्लीट जो है आपके युद्ध में जो सबसे अच्छे प्रदर्शन अधिकारी करते हैं उनको दिया जाता है। तो अभी तक किसी भी नौसेना अधिकारी को ये अपॉइंटमेंट या ये रैंक नहीं मिली है। जबकि फील्ड मार्शल आपके रहे हैं सैम मानिकशा और करियप्पा, जबकि मार्शल यानी मार्शल ऑफ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, वो थे अर्जन सिंह। उसके बाद इसकी जो शुरू होती है रैंकिंग। एडमिरल ऑफ फ्लीट के बाद अगर हम लोग बात करें तो एडमिरल ऑफ फ्लीट के बाद आपके आते हैं एडमिरल, फिर उसके बाद वाइस एडमिरल, और फिर उसके बाद रियर एडमिरल, और फिर उसके बाद कॉमोडोर। तो आप चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूं आपके लिए। सबसे पहले आपके आएंगे एडमिरल, फिर आपके आएंगे वाइस एडमिरल, और फिर वाइस एडमिरल के बाद आपके आएंगे रियर एडमिरल, और रियर एडमिरल के बाद आते हैं कॉमोडोर। कॉमोडोर के बाद ये आपकी एडमिरल वाली रैंक जो होती है वो खत्म हो जाती है। कॉमोडोर, इनको 4 स्टार होते हैं, इन पर 3 स्टार होते हैं, इन पर 2 स्टार होते हैं, और इन पर एक भी स्टार नहीं होता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, इनके ऊपर पट्टी होती है, 3-4 पट्टी बनी होती है, ऐसे सर्किल बना होता है। तो ये हो गई पोस्ट। सबसे ऊपर आती है एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये सबसे बड़ी रैंक है। फिर उसके बाद एडमिरल आते हैं, फिर वाइस एडमिरल आते हैं, फिर रियर एडमिरल आते हैं, और फिर आते हैं कोमोडोर। बात कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वाइस एडमिरल करमवीर सिंह जी को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की जगह लेंगे। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं। करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के वर्तमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, जिसका उन्होंने 31 अक्टूबर 2017 को पदभार ग्रहण किया था। हरीश बिष्ट के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने यह पद ग्रहण किया था। करमवीर सिंह को 4 जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था, और साल 1982 में वो हेलीकॉप्टर के पायलट बने थे। उन्हें HAL चेतक और कामो का 25 हेलीकॉप्टर उड़ाने का व्यापक अनुभव है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमारे नौसेना के अध्यक्ष कौन होंगे, वो अभी के वाइस एडमिरल की रैंक पर हैं। करमवीर सिंह अब नौसेना अध्यक्ष होंगे। जो किसका स्थान लेंगे, वो सुनील लांबा जी का स्थान लेंगे, जो कि एडमिरल है। दोस्तों अगली न्यूज एक निधन से जुड़ी हुई है, और प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं हाकू शाह जी का, जो गुजरात के रहने वाले थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हार्ट अटैक यानी कि दिल की बीमारी से इनका निधन हो गया। जानकारी थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हाकू शाह का 21 मार्च 2019 को निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से अहमदाबाद में। वो 85 वर्ष के थे। हाकू शाह जनजातीय व लोक कला के विषयों पर आधारित अपनी चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। वे लंबे समय से बीमार थे और 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। हाकू शाह को कला में योगदान के लिए साल 1989 में पद्म श्री पुरस्कार मिले थे। वे जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार और कला रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे। हाकू शाह का जन्म साल 1934 में सूरत जिले के वालोड में हुआ था। कहां हुआ था? सूरत जिले के वालोड में। उनका पूरा नाम हाकूभाई वजूभाई शाह है। उन्होंने साल 1955 में बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय से स्नातक किया और बाद में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद प्रसिद्ध कलाकार KG सुब्रमण्यम के अंतर्गत उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की। तो अभी आपको जो नाम याद रखना है, भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार जो है हाकू शाह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस विधा से संबंधित थे? तो वो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म सूरत में हुआ था। कितने वर्ष के थे? तो वो 85 वर्ष के थे। इतनी छोटी छोटी जानकारी अपने दिमाग में रखिए और हो सकता है कि करंट अफेयर्स बन जाए।
क्योंकि गुजरात की बात की गई है तो गुजरात आप देख पा रहे हैं, गुजरात ये है आपका, इस साइड बना हुआ है, पूरा कोस्टल एरिया है, इसी पर आपका दमन एंड दीव भी है। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय भाई आर रूपानी, जो गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं वो है ओम प्रकाश कोहली। कैपिटल गांधीनगर है गुजरात की, लोकसभा में 26 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए, जैसे आपने देखा नोटबंदी की गई थी, फिर उसके बाद जीएसटी लागू किए गए, कई सारे आर्थिक सुधार किए गए, सब गैस सब्सिडी वगैरह को कम किया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह बताया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अब तक की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आईएमएफ के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने कहा कि आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए भारत को अभी और अधिक आर्थिक सुधार करने चाहिए। तो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन बन चुकी है, भारत, किसने ये आंकड़े जारी किए हैं? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं। यहां पर मैंने अब एक एक्सपेरिमेंट किया है कि न्यूज को इंग्लिश में रखने की कोशिश की थी लेकिन जिसकी वजह से फोटो भी गड़बड़ हो गई और आपका पूरा कंटेंट भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरा बता देता हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर मैं इसको जूम कर दूंगा। फिलहाल 7 भारतीयों के नाम 2019 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जलवायु नीति में शामिल हुए। यानी कि जलवायु नीति जो है कि जलवायु क्लाइमेट के साथ जो भी प्लानिंग की गई, क्लाइमेट चेंज के साथ जो भी प्लानिंग की गई है, उसमें 100 सबसे जो प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं 2018 से 19 के बीच में, तो उनमें 7 भारतीय हैं। उन 7 भारतीयों के नाम क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हर्षवर्धन। तो केंद्रीय मंत्री सूची में अगर देखा जाए तो प्रभावशाली पीयूष गोयल और हर्षवर्धन सहित 7 लोग हैं। बाकी के जो 5 लोग हैं उनका नाम है मुक्ता तिलक, ये पुणे की मेयर हैं, ज्योति किरीट पारिक, विकास के लिए एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई के लिए कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन ऑफ डेवलपमेंट, सुनीता नारायण, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वंदना शिवा, फाउंडर यानी कि ये जो हैं आपकी वंदना शिवा जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन पॉलिसी फाउंडेशन की संस्थापक हैं, यानी कि वंदना शिवा फाउंडर ऑफ द रिसर्च फाउंडेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसर्च पॉलिसी। उपेंद्र त्रिपाठी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसएफ के आपके ये डायरेक्टर हैं यानी कि महानिदेशक हैं। तो जरूर ये याद रखिएगा, आईएसएफ अभी बहुत चर्चा में है। आईएसएफ इज द इंटरनेशनल सोलर फेडरेशन के ये कौन है, ये आपके महानिदेशक यानी डायरेक्टर है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये थी आपकी जलवायु नीति। ये किसने जारी की है? ये एक वेबसाइट है ए पॉलिटिकल, एक मंच आप उसे कह सकते हैं, ए पॉलिटिकल। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इट्स कंप्लीटली जारी की गई है ए पॉलिटिकल द्वारा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इंग्लिश वाले पढ़ सकें इसे। अभी आप इसे पढ़ पा रहे होंगे। तो ए पॉलिटिकल ने इसे जारी किया है। ए पॉलिटिकल क्या है? ए पॉलिटिकल के बारे में बात कर लें। ये एक ऐसा मंच है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अगर वो सरकार के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहता है, समाज के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और उसको वो प्रॉपर गाइड करते हैं। तो ए पॉलिटिकल का ये सर्वे है जिसका नाम है ए पॉलिटिकल। ए पॉलिटिकल इज अ वेबसाइट और आप इसे प्लेटफॉर्म मान सकते हैं जहां पर इस तरह की चीजें बताई जाती हैं कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी अगर ऐसा सरकारी नौकर है या सरकारी कर्मचारी है या डेलीगेट्स हैं जो भी गवर्नमेंट के होंगे, तो वो जाकर यहां पर अपने मत को शेयर कर सकते हैं और अगर उनको कोई कठिनाई हो रही है कोई नया काम करने में तो वो वहां पे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो फिलहाल कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं और अगली न्यूज है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? देखिए, सन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणुओं की खोज कर ली थी। उस जीवाणुओं का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वैसे तो टीबी से संक्रामक मतलब बहुत सारे रोग होते हैं, फेफड़े में होने वाली टीबी, हड्डी में होने वाली टीबी, दिमाग में होने वाली टीबी, यूटेरस में होने वाली टीबी, और बहुत सारी इस तरह की टीबी होती है। टीबी का जो सबसे मेन रीजन है वो फेफड़े की टीबी का रीजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि बैक्टीरिया जनित बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी के लक्षण तो जनरली दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो खांसी में खून आना, लगातार 2 हफ्ते तक खांसी बना रहना, लगातार आपका स्वास्थ्य में गिरावट, लगातार थकान महसूस होना, रात में सोते समय पसीना आना, फिर शाम या रात आते टाइम बुखार भी आ जाना। तो ये आपके टीबी के लक्षण है। इसको दूर करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका या ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीनेशन किया जाता है। बीसीजी की अगर हम लोग बात करें तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलिसिस कालमेटी गुरिन, बैसिलिसिस कालमेटी गुरिन, बैसिलिसिस काल मेटे गुरियन बोलेंगे। तो ये एक टीका है जो बच्चों में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको टीबी ना हो। तो थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना चाहिए। टीबी क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी यानी अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको पहले से ही टीबी है, तो इसका जीवाणु आपके शरीर में भी पहुंच सकता है। ये तब तक तो काम नहीं करता जब तक आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और उस जीवाणु से लड़ती रहती है। लेकिन जब शरीर को ऐसा महसूस होने लगता है कि प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जा रही है, तो ये जीवाणु पनप जाता है और टीबी का रूप ले लेता है। और शुरू में टीबी इतनी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी कि मतलब टीबी किसी को हो गया तो आज की डेट में जैसा कैंसर और उसी तरह के पहले जमाने में आपका टीबी माना जाता था। लगभग 90 से 80 के दशक में अगर आप देखेंगे तो इस बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, और इसे अब क्षय रोग भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, और इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। तो इसका जो इस साल का थीम है, तो विश्व टीबी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इसकी जो थीम है वो है इट्स टाइम। इस साल इसकी जो थीम है इट्स टाइम है। तो महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को वृद्धि करने के लिए विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि टीबी के बारे में जुड़ी हुई चीजें आपको समझ में आई होंगी। टीबी को चेक करने का एक टेस्ट होता है जिसे टीबी स्किन टेस्ट बोलते हैं, टीबी इंटेक्ट मॉन्टेक्स टेस्ट। ये किया जाता है टीबी की जांच का पता लगाने के लिए, और इसकी जो दवाइयां दी जाती हैं वो लगभग 6 महीने तक चलती हैं। इसकी दवाइयों में ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक, अब आपके सामने जो न्यूज है वो है नौरोज। नौरोज एक नववर्ष का पहला दिन है जो ईरानी समुदाय मनाता है। ईरानी समुदाय में जो जरथुस्ट्र को मानने वाले लोग हैं, जो जरथुस्ट्र धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इसे मनाते हैं। वैसे ये ईरान में मनाया जाता है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अजरबैजान और भारत में भी ये मनाया जाता है। भारत में जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं वो इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं, नौरोज को। थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। ईरान के नववर्ष को नौरोज कहते हैं, जो ईरानियों द्वारा मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। भारत में जरथुस्ट्र धर्म को मानने वाले पारसी समुदाय के लोग इसे जोश खरोश से मनाते हैं। इसका जो पहला उल्लेख मिलता है वो शाहनामा में मिलता है। शाहनामा एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने। सबसे पहले नौरोज के बारे में जिक्र वहीं पर है। शाहनामा फिरदौसी शाहनामा में ये लिखता है कि राजा जमशेद, जो उस टाइम तत्कालीन मतलब उस समय के राजा थे, राजा जमशेद को ईरान के जो जंगली लोग हैं, कबायली लोग हैं, उनको उनके स्थायी जीवन खेती करने वाले और पशुपालक के रूप में लाने का, मतलब उनके समाज को संगठित करने का पूरा जो रोल है वो राजा जमशेद को जाता है। और राजा जमशेद को पूरे ईरानी समुदाय में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तो जिस दिन वो सिंहासन पे बैठे थे उस दिन इक्विनॉक्स था। इक्विनॉक्स होता है लगभग 21 मार्च को। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि दिन और रात बराबर समय के होते हैं। अभी जो 21 मार्च गया उसमें दिन और रात आपके क्या थे? बराबर थे। इक्विनॉक्स को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर यानी कि मेडिटेरियन लाइन पर एकदम ऊपर की ओर चमकता है। तो ये इक्विनॉक्स वाले दिन यानी कि 21 मार्च के आसपास इक्विनॉक्स वाले दिन ये अपनी गद्दी पे बैठे थे राजा जमशेद। तो उन्हीं की याद में हर साल जो ईरानी हैं वो नववर्ष के तौर पर नौरोज को मनाते हैं। इस दिन खूब खुशियां बांटी जाती हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं,
अच्छे अच्छे खान पान खाते हैं। जैसा कि हम सभी न्यू ईयर मनाते हैं तो वैसे ये भी न्यू ईयर मनाते हैं। तो राजा जमशेद के लिए उनके राजयारोहण की तिथि के रूप में इस नववर्ष को मनाया जाता है। तो नौरोज क्या है ये आपको पता चल गया होगा। कुछ और जानकारी भी आपको निश्चित रूप से मिली होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, शाहनामा, फिरदौसी, फिर उसका भूमध्य रेखा 21 मार्च 21 इन सभी से आपका क्या रिलेशन है। वैसे भारत में जो पारसी मुख्य रूप से क्या मनाते हैं, वो जरदुश्त दम को मानते हैं और इस धर्म में मुंबई और गुजरात में रहते हैं। वहां नौरोज की धूम देखने योग्य होती है। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ये सब फंक्शन टाइप की चीजें मिलेंगी। अगली जानकारी है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2019। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नामक प्रतिष्ठान में 2019 में विश्व भर में जीवन यापन की लागत से संबंधित शहरों की रैंकिंग जारी की है। तो इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश सिंगापुर, हांगकांग और पेरिस को शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि ये दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं रहने के लिए। हुआ क्या कि लगभग 160 उत्पादों और सेवाओं के अलग अलग 400 दामों की तुलना की गई है और उसके आधार पर यह बताया गया है कि दुनिया के सबसे महंगे शहर जो रहने के लिए हैं वो हैं सिंगापुर, हांगकांग और पेरिस। इन तीनों शहरों में जीवन यापन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 7% महंगा है। न्यूयॉर्क शहर को मेडिटेरियन माना जाता है, यानी कि उसको एक स्केल माना जाता है। न्यूयॉर्क से महंगे हैं, न्यूयॉर्क से सस्ते हैं। तो इसमें से 7% अधिक महंगा। विदित हो कि न्यूयॉर्क शहर को ही जीवन यापन की लागत मापने के लिए मापदंड बनाया गया है। लगातार 6 सालों से सिंगापुर इस रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया है, वो सूची में फिसल गया है। 2019 की सूची में वेनेजुएला की राजधानी काराकस भी सुनने को मिलेगा, काराकस भी मिलेगा, काकस भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो केराकस का स्थान सबसे निम्नतम रहा। अभी तक जो पिछले साल तक था वो सीरिया की राजधानी दमिश्क को सबसे नीचे रखा गया है। इस रिपोर्ट में एक चीज देखी गई है कि जो सबसे मतलब सस्ते शहर हैं वो वही शहर हैं जहां पर या तो राजनीतिक उथल पुथल हो रही हो या तो सीरिया जैसे हालात हो, यानी वहां पर कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही हो, कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही हो। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि इस साल 3 शहरों को सबसे महंगे शहरों के ऊपर नामित किया गया है, वो है सिंगापुर, हांगकांग और पेरिस। भारत में सबसे महंगा शहर बेंगलुरु साबित हुआ है। बेंगलुरु पूरे भारत में सबसे महंगा शहर माना गया है, जहां पे जीवन यापन के लिए, यानी कि अगर आप पूरे भारत में कहीं रहते हैं, अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आप सबसे महंगे सिटी में रहते हैं। अगली जानकारी नासा से है। नासा ने अभी हाल ही में एक पल्सर देखा है। पल्सर का मतलब होता है पुच्छल तारा। पल्सर ऐसा तारा होता है जो बहुत तेजी से चलता है और उसकी पूंछ निकली होती है। उसके बारे में जानकारी है कुछ। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करते हुए एक पल्सर को देखा है। इस पल्सर को PSR J002+6261 का नाम दिया गया है। इस पल्सर के पीछे एक रेडियो का विकिरण करने वाली पूंछ है जिसकी दिशा हाल ही में हुए सुपरनोवा विस्फोट के फैलते हुए मलबे की ओर है। इस पल्सर को सबसे पहली बार 2017 में एक नागरिक विज्ञान परियोजना आइंस्टीन एट होम के अंतर्गत देखा गया था। यह बहुत तेज चल रहा है। पल्सर एक अंतरिक्ष वस्तु है जो नियमित रूप से रेडियो तरंगे और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ता रहता है। प्रत्येक सेकंड में इससे 1000 तक पल्स निकलते हैं। नासा के आकलन के अनुसार यह पल्सर अंतरिक्ष में लगभग 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। यह गति इतनी तेज है कि यह पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी को मात्र 6 मिनट में पूरा कर सकता है, 6 मिनट में पार कर सकता है। तो नासा की बात करें तो नासा के जो अभी हाल में हेड हैं वो हैं जिम ब्रिंडस्टीन नासा के हेड हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो अभी नासा ने जो पल्सर देखा है उसका नाम क्या है, PSR J002+6261। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है लगभग 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगली जानकारी है, भारत ने लगातार 5वीं बार सैफ यानी कि CSAAF महिला फुटबॉल कप का विजेता बना है। लगातार 5 साल से भारत सैफ कप जीत रहा है। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। तो यहां पर जो चीजें हैं उसमें विश्व कप खेला गया। 22 मार्च को खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने मेजबान नेपाल को 3-1 से हराकर विजेता बना है। यह मैच नेपाल के विराटनगर के शहीद रंगशाला स्टेडियम में खेला गया। तो इस बार सैफ का जो महिला फुटबॉल का विश्व कप विजेता बना है फुटबॉल कप का विजेता जो बना है वो कौन है? वो है भारत। अगली जानकारी है सुल्तान अजलन शाह हॉकी। देखिए कई बार ये पूछा गया है सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हॉकी से है, ये आपको याद रखना चाहिए। भारत ने हाल ही में 28वें
कौन सा? 28वें सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप का पहला मैच जापान के खिलाफ खेला। मैच में भारतीय टीम ने जापान को 2-0 से हरा भी दिया। भारतीय टीम के कप्तान इस टाइम कौन है? मनप्रीत सिंह है। यह टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह में खेला जा रहा है। भारत ने 1985, 1991, 1995, 2009 और 2010 में यह टूर्नामेंट जीता था। वहीं 2016 के फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया और 2017 में उसने कांस्य पदक जीता है। 2017 में वो 5वें नंबर पर रहा था। अब बात करते हैं कितने नंबर पर वो रहेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक मेरे हिसाब से है नहीं। तो फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग आज के वन लाइनर्स की। आज के वन लाइनर्स हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो सही आंसर है दोस्तों उसका करमवीर सिंह। वाइस एडमिरल करमवीर सिंह जी को अब नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है और अब वो सुनील लांबा जी की जगह लेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का अहमदाबाद में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया? उनका नाम है हाकुसा और उनका पूरा नाम है हाकुभाई राजूभाई शाह। हाल ही में जलवायु नीति में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय नामों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारतीय नाम है 7, जिनमें से पीयूष गोयल और आपके केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, उनका नाम लिया गया। उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जिनके लिए डिटेल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 24 मार्च को। किस देश के नव वर्ष को नौरोज कहते हैं? तो वो है ईरान का नव वर्ष। ईरान का नव वर्ष का जो पहला महीना होता है वो होता है फरवरदिन। फरवरदिन के पहली तारीख को, यानी कि हमारे हिसाब से वो 21 मार्च को, यानी इक्विनॉक्स वाले दिन, जिस टाइम सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, उस दिन ईरान का नव वर्ष राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नामक प्रतिष्ठान की 2019 की सूची में कौन सी राजधानी का स्थान निम्नतम रहा है? तो इस साल केराकस, यानी कि वेनेजुएला की राजधानी काकस भी कहते हैं, काराकस भी कहते हैं, तो इसका स्थान सबसे निम्नतम रहा है, यानी कि ये सबसे सस्ता शहर है आज की डेट में रहने के लिए। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करते हुए किस अंतरिक्ष की वस्तु को देखा है? तो उन्होंने एक पल्सर देखा है जिसकी पूंछ किस तरफ है? जिसकी पूंछ अभी हाल ही में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ था उसकी तरफ है। लगातार 5वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल कप का विजेता कौन बना है? तो वो है हमारा देश भारत। लगातार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल कप का विजेता भारत ने हाल ही में 28वें सुल्तान अजलन शाह कप किस देश के खिलाफ जीता है? अभी जीता नहीं है, पहला मैच यहां पर होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए पहला मैच किस देश में खेला गया जा रहा है। पहली बात तो ये मैच जो है ये मलेशिया, जो टूर्नामेंट है ये मलेशिया में खेला जा रहा है। कौन सा टूर्नामेंट है? 28वां। और किस देश को सबसे पहले में हराया? उसने 2-0 से जापान को पहले मैच में हराया है। अंतरराष्ट्रीय अभी चल रहा है वो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थे वन लाइनर। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स क्विज की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों करमवीर सिंह। करणवीर सिंह नहीं, करमवीर सिंह। ये सुनील लांबा जी की जगह लेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने अहमदाबाद में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया? तो उनका नाम है हाकुसा। हाकुसा अपने लोक सांस्कृतिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो उनका अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। हाल ही में जलवायु नीति में 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में कितने भारतीय नामों को शामिल किया गया है? इस सूची में 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। शुरू में पीयूष गोयल जी और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस सूची में शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक साल, हर साल 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। किस देश के नव वर्ष को नौरोज कहते हैं? ईरान जो है उस देश का जो पहला महीना है, उनके जो मंथ का पहला महीना होता है उसका नाम है फरवरदिन, और फरवरदिन का पहला तारीख और यानी हमारा 21 मार्च एक ही दिन पड़ता है, इसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं और ये ईरान का नव वर्ष का पहला दिन है। हाल ही में बिहार का 107वें स्थापना दिवस को कब मनाया गया? हाल ही में बिहार के 107वें स्थापना दिवस को 22 मार्च को मनाया गया था। इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करते हुए किस अंतरिक्ष की वस्तु को देखा है? तो अभी हाल ही में नासा ने पल्सर को देखा है। पल्सर की जो स्पीड है वो 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर इस स्पीड से कोई भी चीज ट्रेवल करे तो वो पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी को सिर्फ 6 मिनट में ट्रेवल कर सकती है।
लगातार 5वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल कप का विजेता कौन बना है? तो लगातार 5वीं बार ये विजेता भारत है। भारत की महिला टीम ने लगातार ये खिताब 5 बार जीता है। भारत ने हाल ही में 28वें सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप के पहले मैच में यहां पे पहले मैच लिख लीजिएगा, पहले मैच में किस देश के खिलाफ जीता है? किस देश का? तो उन्होंने जापान को 2-0 से हराया है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप में, और ये 28वां है। ये कहां पे आयोजित हो रहा है? ये मलेशिया में आयोजित हो रहा है। आपको ये ध्यान पे रखना होगा, मलेशिया में आयोजित होने वाले पहले मैच में जापान को 2-0 से हरा दिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है? तो देखा जाए तो अभी IMF ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक भारत के आर्थिक सुधारों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है और सबसे तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, और अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।